हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग। तो स्टूडेंट्स, आज वो फाइनली डे आ गया जिसका आप सभी को इंतजार था कि सर जीडीसी नर्सिंग फाइनली थियरी क्लासेस हम सभी स्टूडेंट्स के लिए कब से अवेलेबल करवाने वाला है। तो आज से ये डेट याद रखिए, आज से ये जो आज का दिन है, यहां से आपकी थियरी की क्लासेस जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। और जैसा कि आपका सिलेबस है नर्सिंग काउंसिल का, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर ईयर वाइज सिलेबस रिलीज होता है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर सेमेस्टर वाइज सिलेबस रिलीज होता है। तो याद रखिए, चाहे वो सिलेबस ईयर वाइज हो या सेमेस्टर वाइज हो, वहां पर जो सब्जेक्ट होगा, जो टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट, वो क्या रहते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है ना। और यहां पर जो जीडीसी ऑफिशियल जो नर्सिंग हमारा यूट्यूब चैनल है, यहां पर बेसिकली जो मैं आपको थियरी क्लासेस या हमारी जो टीम एक्सपर्टीज है, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की थियरी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, इसमें बेसिकली आपको सेमेस्टर्स वाइज चीजों को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। जैसा कि मैंने अर्लियर आपको बताया है कि चाहे वो ईयर वाइज हो चाहे सेमेस्टर वाइज हो, सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, टॉपिक्स कॉमन होते हैं, सारी चीजें सिमिलर होती है, बस सेमेस्टर और ईयर का क्या है, डिफरेंस है जी। तो सेमेस्टर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग, बिल्कुल बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इस सब्जेक्ट पे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। और उसी सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एनाटॉमिकल टर्म्स, इस एनाटॉमिकल टर्म्स पे हम लोग आज एंटर कर रहे हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1 एनाटॉमी जो आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड एनाटॉमी का, यूनिट नंबर 1 का, उसका आपका फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि यहां पर डिक्टेट किया गया है स्टूडेंट कि सर यहां पर हम कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन वर्ड्स को जानेंगे जो बेसिकली हमें क्या करे, एनाटॉमी पढ़ने में क्या करे, हेल्प करे। देखिए होता है ना, बीइंग ए स्टूडेंट्स हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, या बीइंग स्टूडेंट्स हमें कहीं मेरे माइंड में एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है, एक थॉट्स डेवलप हो जाते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, या मैं इंग्लिश मीडियम से हूं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, चाहे हिंदी मीडियम्स के हो चाहे इंग्लिश मीडियम्स के हो, आप जिस कोर्स को कर रहे हो, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हो, यहां पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जिस कोर्स को आपने चूज किया है, खासतौर से आपका जो ये साइंस का मेन आपका पैरामेडिकल का कोर्स है, इसकी लैंग्वेज ही अलग है, ये बिल्कुल मेडिकल लैंग्वेज है। सिंपल सा लॉजिक है, ये क्या है जी, मेडिकल लैंग्वेज है। कैसे सर, चाहे मैं हिंदी का हूं चाहे मैं इंग्लिश का हूं, मैं हिंदी वाला भी हूं तब भी मुझे मेडिकल लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, मैं इंग्लिश वाला हूं तब भी मुझे मेडिकल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। इसीलिए मेडिकल लैंग्वेज अलग है, मेडिकल टर्म्स अलग हैं, मेडिकल वर्ड अलग है। जैसे मान के चले आपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आपको इंग्लिश है, तो फिर आपको पता चला कि सर एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका नाम है इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, महत्वपूर्ण। तो वैसे ही यहां पर एनाटॉमी ना ये इंग्लिश का वर्ड है ना ये हिंदी का वर्ड है, एनाटॉमी मेडिकल वर्ड है। जैसे महत्वपूर्ण कैसा वर्ड हो गया, तो सर ये हमारा हिंदी का हुआ, इंपॉर्टेंस इंग्लिश हुआ। एनाटॉमी भले ही लिखा इंग्लिश में जाता है स्टूडेंट, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये मेडिकल वर्ड है, ये लैटिन या तो ग्रीक से लिए जाते हैं, और लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का सारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपका हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम होना जरूरी नहीं है। तो एक पॉइंट तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए मेडिकल टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो आपके सिलेबस में सबसे पहला जो यूनिट दिया गया है, टॉपिक्स दिया गया है, वो क्या दिया गया है, एनाटॉमिकल टर्म्स दिया गया है। क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट, सर टर्म्स का इंपॉर्टेंट क्या है। तो टर्म्स का एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया कि आने वाले टाइम्स में जब आप इस टॉपिक्स को पढ़ोगे, आने वाले टाइम में इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डील करोगे, तो टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मान के चलो कि आप किसी मैरिज पार्टी में गए, यानी किसी के शादी में आप गए। अब आपके घर वाले बहुत बिजी थे, आपके फैमिली मेंबर बोले कि बेटा तुम उनके यहाँ शादी में चले जाना। मतलब आपके फैमिली मेंबर सारे लोग बिजी थे और आपको बोला गया कि आप किसी शादी में जाकर के अटेंड करके चले आओ।
अब आप उस शादी में अटेंड करने चले गए, लेकिन जहां पर आप शादी अटेंड करने जा रहे हो वहां के लोगों से आप बिल्कुल अननोन हो। वहां के लोगों से आप क्या हो, बिल्कुल अननोन, आप किसी को नहीं पहचानते। किसकी शादी है, किसके शादी में आए हैं, कौन बुआ जी हैं, कौन फुफर जी हैं, कौन क्या है, कुछ भी नहीं आपको पता है जी, कुछ भी नहीं पता है। शादी बहुत अच्छी थी, धूमधाम से डीजे बज रहा है, बहुत अच्छा खाने पीने का डिश है, लेकिन आप किसी को नहीं जानते हो, आप सिंगल वन को भी नहीं पहचानते हो। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप उस शादी को एंजॉय कर पाओगे? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं सर, मैं एंजॉय कर ही नहीं सकता, मैं किससे बात करूं, किसके साथ डांस करूं, बहुत अच्छी डीजे है, बहुत अच्छा लाइटिंग है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा खाना है, लेकिन मैं बात ही नहीं कर सकता किसी से, किसी को पहचानता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे उस पार्टी को या उस शादी को एंजॉय करूं? आप वहां पर एंजॉय प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर दूसरी शादी का एग्जांपल दूं, जहां पर आपके सारे दोस्त हैं, सब आपको जानते हैं, आप अपने कलीग्स के साथ हैं, बचपन के मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, खाने का आइटम बहुत ही बेकार है, डीजे भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी आप बहुत अच्छा डांस करोगे, क्योंकि वहां पर सबके सब आपको जानते हैं। आप दोस्तों के साथ बैठ करके, दोस्तों के साथ मिल करके खूब एंजॉय करोगे। करोगे या नहीं करोगे? पता है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? एक में क्या था कि आप किसी को नहीं जानते थे, और एक में क्या था कि आप सबको जानते थे। एक में बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, लेकिन किसी को नहीं जानते थे, उस मैरिज पार्टी को आपने एंजॉय नहीं किया। और एक जहां पर बहुत अच्छी अरेंजमेंट नहीं थी, इसके बावजूद भी आपने एंजॉय किया, क्योंकि आप सारे लोगों को जानते थे। यही कंसेप्ट अप्लाई करना होता है सब्जेक्ट में। जब हम मेडिकल लाइन में आते हैं ना, जब हम मेडिकल कोर्सेस में एंटर करते हैं ना, तो हम इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, इससे कतई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि मेडिकल लैंग्वेज से आप कितना वाकिफ हो। अगर आप सारे टर्म्स से वाकिफ हैं, आप सारे टर्म्स को जानते हैं, तो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है, भले ही सर कैसा भी कोई भी हो। और अगर आपको टर्म्स नहीं क्लियर है, मीनिंग्स क्लियर नहीं है, तो कितनी भी अच्छी किताबें आपके सामने रख दें, कितनी भी अच्छी कलरफुल आपको किताबें रख दें, अच्छे टीचर्स आपके सामने रख दें, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपके सिलेबस में सबसे पहले एनाटॉमिकल टर्म्स दिया गया है कि सबसे पहले उन टर्म्स को पहचानिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, यार इसको कौन पढ़े, आगे पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ने में मजा आएगा, नर्वस सिस्टम पढ़ने में मजा आएगा, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने में मजा आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने में आएगा। और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसा करते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज ऐसा ही करते हैं, डायरेक्ट वो सिस्टम में लेकर के चले आते हैं, बोलते हैं टर्म्स खुद से कर लेना। टर्म्स ही तो इंपॉर्टेंट है, ये जो मेडिकल टर्म्स है यही तो इंपॉर्टेंस है। जब तक मुझे टर्म्स क्लियर नहीं होगा, मुझे सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैं इससे फैमिलियर नहीं होऊंगा, मैं इस पार्टी को यानी एनाटॉमी की पार्टी को मैं एंजॉय नहीं कर सकता। तो आई होप टर्म्स की इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंस का मतलब है कि मुझे टर्म्स क्यों पढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई। और इसीलिए मैं और हमारी टीम जो है बेसिक लेवल से आपको क्लास प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बिल्कुल सेमेस्टर्स लेवल पे क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशन जो आपके कॉलेज, आपके यूनिवर्सिटीज लेवल के हैं, वहां पर भी हम आपको साथ देंगे। और साथ ही साथ में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव अप्रोच हैं, चाहे वो आपका नॉर्सेट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका सीएचओ एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका जो नर्स स्टाफ का एग्जाम हो या नर्स ऑफिसर का एग्जाम हो, जितने भी सेंट्रल या स्टेट लेवल एग्जाम होगा स्टूडेंट, हर एग्जाम्स के लिए आपको हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। उस लेवल की थियरी क्लासेस आपको यहां पर मिलेगी। और डे बाय डे आप यहां पर देखेंगे हमारे एक्सपर्टीज जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट डील करेंगे, वो आपको किस तरीके से डील करेंगे और किस बेसिक लेवल से, यानी बिल्कुल बेस से आपको अपर लेवल पर लेकर के जाया जाएगा। बस वो आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, मेरी टीम के ऊपर छोड़ दीजिए। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल्स पे बने रहिए, चैनल्स को फॉलो कीजिए और अपने कलीग्स, अपने जूनियर और अपने सीनियर से इसको जरूर शेयर कीजिए। तो फर्स्ट टॉपिक्स पे एंटर करते हैं यूनिट नंबर 1 पे, दैट इज द एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म्स पे हम लोग एंटर कर रहे हैं जी। अब देखिए यहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है एनाटॉमिकल टर्म्स का ना, कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया। ऑब्वियस सी बात है कि सर इंट्रोडक्शन तो जरूरी है, किसी भी टॉपिक्स को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना बिल्कुल जरूरी है। क्या करा, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूमरस स्मॉलर कंपोनेंट्स और ऑर्गन दैट फंक्शन इन एन ऑर्डर वे टू कीप द बॉडी फंक्शनिंग एट ऑल टाइम्स, मेकिंग ह्यूमन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग स्पीसीज।
अब यहां पर आपको कुछ समझ में आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा या कुछ बच्चों को समझ में आया होगा। अब इसको भी मैं ना थोड़ा सा ना बेस बना करके लेकर के चलता हूं, थोड़ा सा आपको अलग डायरेक्शन में लेकर के चलता हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करता हूं और वहां से देखना बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। सिंपली अगर मैं बात करूं कि ये बताइए आप नर्सिंग कर रहे हैं तो नर्सिंग में मेजर सब्जेक्ट क्या है? एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अगर मैं बोलूं यार ये मैथ का सब्जेक्ट है तो आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट थोड़े ना है, ये बायोलॉजी का पार्ट है। हमने क्लास 11th में सर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा था, हमने एनाटॉमी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें एनाटॉमी था एनिमल्स का, और फिजियोलॉजी भी हमने पढ़ा था सर। ये बायोलॉजी का है, ये मैथ का नहीं है। यानी अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं कि एनाटॉमी किसका है, किस सब्जेक्ट का है, तो आप सिंपली कहोगे कि सर ये बायोलॉजी सब्जेक्ट का है। सर एनाटॉमी कहां से लिया गया है? तो सर एनाटॉमी बायोलॉजी से लिया गया है। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बायोलॉजी, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं और देखना ये जो स्लाइड मैंने बनाया है ना, ये स्लाइड आपके सेमेस्टर्स लेवल, आपके सारे कॉम्पिटिटिव लेवल का है, मीनिंग्स क्लियर हो जाएगा। एक बार बस इस बोर्ड पे आप क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस पे आप बस कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि सर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि मेजर सब्जेक्ट है आपका सेमेस्टर 1 का, और इसी के बाद हम आगे जाकर के पैथोलॉजी, या उसके बाद हम फार्माकोलॉजी, जो कि बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं नर्सिंग में, जहां से आपके कॉम्पिटिटिव और आपके सेमेस्टर कॉलेज लेवल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सबका बेस क्या है जी? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहां से लिया गया है? तो सर बायोलॉजी से लिया गया है। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है सर? मैं बिल्कुल मीनिंग्स पे आपको लेकर के जा रहा हूं। तो देखिए ना, बायोलॉजी अगर मैं बात करूं तो सर बायो जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक क्या है जी? तो एक है जी बायो और एक है जी लॉजी। ये बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। सबको पता है कि सर लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी किसी चीज को पढ़ने को लेकर के हम क्या कहते हैं, अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं, लॉजी। लॉजी लोगोस से लिया गया है और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। और बायो का मतलब सिंपल क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है जी लाइफ, या तो हम कह सकते हैं कि सर बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का सिंपल मतलब क्या होता है? लाइफ, और बायो का सिंपल मतलब होता है लिविंग, यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी सिंपली क्या है सर? तो सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बस एक एक वर्ड पे काम करते चले जाइए, पूरी स्लाइड कवर हो जाएगा, पूरा बेस तैयार हो जाएगा और पूरी की पूरी चीजें आज वाली क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्या मैंने बताया कि सर बायोलॉजी का सिंपल मतलब क्या है? तो बायोलॉजी का सर सिंपल मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की स्टडी करना सर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना सर क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो अब बीइंग अ टीचर मेरे पास देखिए ना, क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन आंसर से अराइज होता है और कंसेप्ट भी आपके जब पढ़ोगे नहीं, एक बहुत सिंपल सा फ्रेज होता है, कॉलेज लाइफ में चलता है, मेरे कॉलेज लाइफ में चलता था, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। चलता है ना, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप कंफ्यूज होना शुरू करोगे, और जितना ज्यादा कंफ्यूज होगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, उतना ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, और जितना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतनी ही बड़ी इमारत आपकी खड़ी होगी, उतनी ही बड़ी बिल्डिंग आपकी खड़ी होगी, उतना ही बड़ा कंसेप्ट आपका नॉलेज गेन होगा, और जितना ज्यादा नॉलेज गेन होगा उतना ज्यादा चीजों को आप अक्वायर करोगे, आप अपनी लाइफ को सेट करोगे। इज दैट क्लियर? जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो यहां पर सर मैंने स्टडी करना शुरू किया, और मैंने स्टडी किया कि भाई बायोलॉजी तो मैं पढ़ते आ रहा हूं, क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 11 12 सब में पढ़ा है। बायोलॉजी का सिंपल मीनिंग्स मुझे आज क्लियर हुआ कि बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्टडी ऑफ लाइफ। अब हुआ कि सर हमने पढ़ना शुरू किया तो कंफ्यूजन तो होगा, तो अगला कंफ्यूजन मेरे माइंड में क्या आया कि सर ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, तो सर व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है भाई? लाइफ क्या है भाई? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है?
जिसको आप पढ़ने वाले हो बायोलॉजी में, जिसको आप डील करने वाले हो बायोलॉजी में। अच्छा, बायोलॉजी इसीलिए क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसी का पार्ट है, और इसी से पैथोलॉजी आएगा, इसी से फार्माकोलॉजी आएगा। सोचो कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं। आपके साइकोलॉजी इसी से आएगा, आपका न्यूट्रिशन इसी से आएगा, नर्सिंग फाउंडेशन इसी से आएगा, सारा सब्जेक्ट इसी से रिलेटेड है, क्योंकि बेस हमारा बायोलॉजी है। जब हम पैरामेडिकल कोर्स की बात करते हैं, जब हम मेडिकल कोर्स की बात करते हैं, तो सर वहां पर वन एंड ओनली एक ही चीज सबसे ज्यादा रूल्स करता है, वो है बायोलॉजी। और हमें बायोलॉजी से ही तो शुरू करना है, ताकि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और इसके अलावा आपके जो दूसरे नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं उस पे बेस तैयार हो जाए। तो अगला कंफ्यूजन आया कि सर व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप कहोगे सर वैसे ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म एक्स वाई जेड, सबको सब माइंड में सब कुछ चलेगा। मैं आपको पूछता हूं कि वो तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा जी। एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे कि बेटा बताओ लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, तो सिंपली कहेगा कि यार जिसके पास लाइफ है, या जो मूवमेंट करता है, जो रेस्पिरेशन करता है, एक्स वाई जेड जो फंक्शन आप नोटिस कर रहे हो वो भी नोटिस कर रहा है, वो जिसके पास है वो सबके पास क्या है, वो सबके सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन बीइंग अ पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स, बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट्स, अब आपको एक मैच्योरिटी के साथ आंसर देना होगा, अब आपको एक प्रूफ के साथ आंसर देना होगा, अब आपको थोड़ा सा डीप में जाकर के आंसर देना होगा, थोड़ा सा डिटेल में जाकर के आंसर होगा। और वो आंसर क्या होगा, तो आंसर मैं शुरू करता हूं कि ये ऑरिजिन कैसे हुआ, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ, या कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑरिजिन हुआ जी। सिंपली जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सर सबसे पहले लिविंग नहीं आया होगा, पहले नॉन लिविंग आया होगा। और मैं आपसे अगर मैं बात करूं कि बताइए दुनिया का स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन सा, या स्मॉलेस्ट थिंग्स क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात है, स्मॉलेस्ट थिंग्स क्या है, तो आप बोलोगे सर कि सर सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स है उसे हम कहते हैं एटम्स। क्या कहते हैं, एटम्स। अब मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री पे लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि थोड़ी सी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मित्रता रहती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, समानांतर खड़े रहते हैं। फिजिक्स का बहुत कम रोल है बायोलॉजी में, लेकिन केमिस्ट्री का रोल है सर। तो थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री में लेकर के आना चाहता हूं, और आपको मैंने बताया ना कि व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अभी मैं क्लियर करने वाला हूं, और पूरी स्लाइड फिर क्लियर हो जाएगी, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि सर ऑल थिंग्स, अगर मैं बात करूं कि दुनिया का कोई भी कंपोनेंट्स हो, ये पेन क्या चीज का बना हुआ है, तो सर एटम्स का। ये बोर्ड क्या चीज का बना हुआ है, एटम्स का। मैं क्या चीज का बना हूं, एटम्स का। प्लांट क्या चीज का बना हुआ है, एटम्स का। मैं जो बुक्स रीड कर रहा हूं वो क्या चीज का बना हुआ है, एटम्स का। बिकॉज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स है सर, सबसे माइन्यूट पार्टिकल्स है सर, ये सबसे छोटा पार्टिकल्स है। ऑल कंपोनेंट्स, और वी कैन ऑल्सो से ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। दुनिया में जो भी चीजें बनी हुई है वो सबके सब क्या चीज की बनी हुई है, तो सर एटम्स की बनी हुई है। यानी कि सर एटम्स की क्या बनी हुई है, तो सर चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, यानी नॉन लिविंग हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। देखिए लिविंग थिंग्स भी क्या चीज का बना हुआ है, एटम्स का। नॉन लिविंग भी क्या चीज का बना हुआ है, एटम्स का। तो बनाने वाले ने कोई डिफरेंस किया क्या? बनाने वाले ने कोई डिफरेंस किया क्या? मेरी बॉडी क्या चीज की बनी हुई है, एटम्स की। आपकी बॉडी एटम्स की। ये बोर्ड क्या चीज का बना हुआ है, एटम्स का। ये जो ब्रिक्स हैं हमारे चारों तरफ, ईंटों की जो हमारी दीवार खड़ी है, क्या चीज की बनी हुई है, एटम्स की। क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट थिंग्स साइंस क्या कहती है कि एटम्स है। तो देखिए ना, नॉन लिविंग में भी एटम्स है, लिविंग में भी एटम्स है। तो बनाने वालों ने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कोई डिफरेंस किया क्या? नहीं किया। नॉन लिविंग को भी नेचर ने एटम्स का बनाया, और लिविंग को भी नेचर ने एटम्स का ही बनाया। अब क्या? तो आपने पढ़ा होगा कि सर ग्रुप ऑफ एटम। अब बताओ लिविंग थिंग्स में क्या एक एटम होगा या बहुत सारे एटम्स होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है सर, एक एटम से तो बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। इस पेन को मैं जितना बार इसको तोड़ूं, ब्रेक करूं, वो पार्ट जिसको अब मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब इसको मैं तोड़ते चला जाऊंगा, और वो पार्टिकल जिसको अब मैं नहीं तोड़ सकता हूं,
दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती है, वो क्या कहलाता है? एटम्स कहलाता है। यानी एटम्स, अब वो पार्टिकल जो फर्दर सब डिवाइडेड ना हो या डिवाइड ना हो सके, उसी को तो हम एटम्स कहते हैं ना। तो सर एटम्स का लिविंग भी है, एटम्स का नॉन लिविंग है। अब मैं बोलूं कि मेरी बॉडी में एक एटम्स है, आप बोलोगे नहीं सर एक एटम्स तो बहुत माइन्यूट हो जाएगा। आपकी बॉडी में लाखों करोड़ों एटम्स हैं। ऐसे ही स्पेस में भी लाखों करोड़ों एटम्स हैं, है या नहीं है? यानी सर चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों के पास ग्रुप ऑफ एटम्स होगा। चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों के पास क्या होगा? तो सर ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। होंगे क्या? क्योंकि सर ग्रुप ऑफ एटम्स ही आगे जाकर के बॉडी बनाएगी, एक एटम से तो नहीं बनेगा। तो सर देखिए ना, लिविंग के पास भी ग्रुप ऑफ एटम है, नॉन लिविंग के पास भी क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। दोनों के पास क्या है जी? ग्रुप ऑफ एटम्स है। और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मॉलिक्यूल्स। तो बताइए लिविंग के पास भी क्या है? लिविंग के पास भी सर मॉलिक्यूल है, और नॉन लिविंग के पास भी, तो सर नॉन लिविंग के पास भी क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है जी? मॉलिक्यूल है। याद रखिए मैं कहां पर लेकर के जा रहा हूं। What is living organisms? What is life? थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि बेस है, यहां पर हम बहुत बेसिक कंसेप्ट, ये मैंने क्या बताया कि व्हाट इज बायोलॉजी? तो सर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना बायोलॉजी। तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हमें पढ़ना है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है वो तो जानो पहले, पूरी सिलेबस आपकी आ जाएगी। आपका जो एनाटॉमी का जो सिलेबस है ना, पूरी सिलेबस आपको मैं लेकर के आ जाऊंगा। मैं जब डेफिनेशंस आपको अभी क्लियर करूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए और समझिए। तो बताइए एटम्स लिविंग के पास भी है, नॉन लिविंग के पास है। अब एटम्स लिविंग के पास है, वो भी ग्रुप में है, नॉन लिविंग के पास है, वो भी ग्रुप में है। यानी कि सर लिविंग के पास भी मॉलिक्यूल्स है, नॉन लिविंग के पास भी मॉलिक्यूल्स है। अभी भी सर कोई डिफरेंस नहीं आया। लिविंग के पास भी एटम है, नॉन लिविंग के पास भी एटम्स है। लिविंग के पास मॉलिक्यूल्स है, नॉन लिविंग के पास भी मॉलिक्यूल्स है। दोनों के पास तो सर दोनों चीजें अवेलेबल है। डिफरेंस क्या हुआ? तो अब आगे सुनिए। जो लिविंग के पास मॉलिक्यूल होगा, जो लिविंग के पास मॉलिक्यूल्स होगा स्टूडेंट, ये आगे जाकर के याद रखिएगा, ये आगे जाकर के वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा जी। ये आगे जाकर के क्या होगा? तो सर ये आगे जाकर के वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ एक जगह एकत्रित होना, एक्यूमुलेट होने की प्रॉपर्टीज, इकट्ठा होने की प्रॉपर्टीज। कभी सुना है इसने बोला है कि भैया मुझे सारे पेन इकट्ठा हो जाओ, मीटिंग करते हैं, स्ट्राइक करते हैं? ऐसा सुना है? कभी नहीं। ऑर्गेनाइज्ड होने की प्रॉपर्टीज हमारी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, नॉन लिविंग कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होता। ऑर्गेनाइज जैसे मान के चलो कि मैं एक सेल की स्टोरी बताऊं, तो माइटोकॉन्ड्रिया है सर, राइबोसोम है सर, साइटोप्लाज्म है सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सर, गोल्जी अपैरेटस है। ये सब एक जगह इकट्ठा हुए और एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया जिसका नाम है सेल। ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉलेज है, तो कॉलेज भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां मालिक है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, वहां पर प्रोफेसर है, वहां पर स्टूडेंट्स है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और जिसका काम क्या है? तो सर एजुकेशन प्रोवाइड करना। जिसका काम क्या है? तो बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, आपका जो जीएनएम है, एएनएम है, एमबीबीएस है सर, इंजीनियरिंग है। इन सब का कॉलेज का काम क्या है? इन सब को डिग्री यानी इन सब का कोर्स देना। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अलग अलग कंपोनेंट एक जगह इकट्ठा हो जाए और कोई ना कोई काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। तो सर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास मॉलिक्यूल है वो आगे जाकर के ऑर्गेनाइज होता है। कैसे ऑर्गेनाइज होता है वो भी मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आज वाली ही क्लास में क्लियर करूंगा। वो भी मैं क्लियर करूंगा कि कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं स्टूडेंट, ये भी मैं क्लियर करूंगा। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, वो भी कंसेप्ट अभी मैं क्लियर करूंगा। तो क्या मैंने सिंपली बताया कि सर जो लिविंग के पास मॉलिक्यूल्स होगा वो वेल ऑर्गेनाइज होगा, जबकि नॉन लिविंग के पास जो मॉलिक्यूल्स होगा ये क्या होगा? डू नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड।
ये कहीं इकट्ठा नहीं होगा जी, मतलब खुद से नहीं होगा कि हाँ मुझे एक जगह इकट्ठा होकर के एक नई ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी है, ये सेंस उनके पास नहीं होता है। आगे मैं प्रूफ भी करूंगा, हर एक पॉइंट को मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है ना। तो डू नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, डू नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे सर, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे। अब सुनिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन बना, जैसे मान लो तुम 5 दोस्त हो, आगे जाकर के एक एनजीओ बनाए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ बनाए कि यार मुझे पंछियों को मदद करना है, मुझे एनिमल्स को मदद करना है। जैसे मान के चलो कि वन तारा, अनंत अंबानी ने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया और उन सारे एनिमल्स को जो रेस्क्यू करके लाए जाते हैं, उन एनिमल्स को वहां पर सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटीज। तो वन तारा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बहुत सारे लोग मिले, एक टीम बनाई, ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, और उस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है, काम क्या है? तो जो भी एनिमल्स रेस्क्यू किए जाएंगे, उन एनिमल्स को वहां पर प्रिजर्व करना, संरक्षित करना। ऐसे ही एनजीओ मतलब समझ लो, एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो उसका अपना कोई काम होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस या अदर जो भी कंपोनेंट्स हमारे सेल के अंदर इकट्ठा हुए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जिसका नाम सेल है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक काम था। काम क्या था? कि मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मैं फंक्शनल यूनिट, मैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट, यानी उस सेल का काम था कि हम काम करेंगे। यानी जब भी ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है तो सर कोई ना कोई फंक्शन प्रोसीड करता है। वो क्या करता है? फंक्शन प्रोसीड करता है, और वो भी अभी हम प्रूफ करेंगे कि कैसे प्रोसीड करता है। तो सर वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड आगे जाकर के अगर इस वेल ऑर्गेनाइज्ड में फंक्शन प्रोसीड करने की प्रोसेस आ जाए, फंक्शन या तो प्रोसेस प्रोसीड करने की प्रॉपर्टी आ जाए, ये तो सर ऑर्गेनाइज्ड हुआ नहीं तो फंक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। एक बेबीज का डिलीवरी हुआ जी, एक छोटे बच्चे का डिलीवरी हुआ, नया नया जन्म लिया। अब आप कैसे पता लगाओगे कि वो बच्चा जिंदा है या मर गया? जैसे 2 बच्चे का जन्म हुआ, दोनों के पास कान है, नाक है, आंख है, मुंह है, सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं। जो उसके पास भी है वो इसके पास भी है। दोनों बेबीज के पास सब कुछ है, ऑब्वियस होती है, हाथ पैर कान नाक मुंह सब कुछ होता है सबके पास। एक जिंदा है और एक मर गया, तो कैसे पता लगाओगे? तो सर जो ब्रीदिंग कर रहा है, जो क्राई कर रहा है, जो मूवमेंट शो कर रहा है, वो क्या है? जिंदा। और जिसमें ब्रीदिंग नहीं हो रही है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, वो क्या हो गया? मर गया। यानी ऑर्गेनाइजेशन इसके पास भी था। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये नाक मुंह कान आंख सब, ये नोज आई ईयर लंग्स लीवर, ये सब उसके पास भी है, इसके पास भी है। ऑर्गेनाइजेशन होने से केवल नहीं काम चलेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन प्रोसीड करने की प्रोसेस है, प्रॉपर्टीज है, अगर वो कोई फंक्शन प्रोसेस प्रोसीड कर रहा है, इट मींस क्या कहेंगे कि सर इस ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है? तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास लाइफ है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है, लिविंग है। अभी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा, यही तो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है। अभी क्लाइमेक्स बाकी है, अभी क्लाइमेक्स पे आने तो दो, सब क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या है ना, हमें एक मिथ हमें दिया गया कि बायोलॉजी इज द रटिफिकेशन, रट लो, रटना है रटना है रटना है। ये पता है किसने डाला? बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है, ये किसने डाला? ये हमारे टीचर्स ने डाले। हमें क्लास 8, 9, 10th में ही बता दिया गया कि इसको याद कर लो। मैथ समझने वाला सब्जेक्ट, बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट, ऐसा हमें बताया गया, जो कि टोटली गलत है, टोटली गलत है। मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, और मेरे से जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो आप भी कहेंगे सर मैं भी एग्री नहीं करता हूं, बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, बायोलॉजी समझने वाला सब्जेक्ट है। अरे भाई रटना तो मैथ में भी है, फॉर्मूला याद करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, तो वैसे यहां पर भी थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है। क्या मैथ में कैलकुलस आपने याद नहीं किया? मैथ में आपने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड याद नहीं किया? अलजेब्रा आपने याद नहीं किया? फूरियर सीरीज आपने याद नहीं किया? लाप्लास आपने नहीं याद किया क्या? इंटीग्रेशन आपने याद नहीं किया क्या? मैट्रिक्स आपने याद नहीं किया क्या? डिटर्मिनेशन आपने याद नहीं किया क्या? अरे ये वर्ड याद किया ना आपने,
तो ऐसे ही तो बायोलॉजी में भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सब हमें याद करना है। बाकी समझना जैसे मैथ में है वैसे ही बायोलॉजी में भी समझना है। मैंने बता दिया कि ये लाइफ का डेफिनेशन है, बताओ क्या है लाइफ का डेफिनेशन, बताइए ना क्या है लाइफ का डेफिनेशन, क्योंकि अभी हमने समझा नहीं। अब मैं आपको बताता हूं। सिंपली मैंने क्या बताया कि सर लिविंग के पास भी एटम्स है, नॉन लिविंग के पास भी एटम्स है, लिविंग के पास भी मॉलिक्यूल्स है, नॉन लिविंग के पास भी मॉलिक्यूल्स है। लिविंग का जो मॉलिक्यूल्स है सर आगे जाकर के ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ऑर्गेनाइज होने का मतलब है उसने अपने आप को एक्यूमुलेट किया, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, और जब ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास फंक्शन और प्रोसेस प्रोसीड करने की प्रॉपर्टीज आ जाती है। मैंने बताया ना कि दो इंसान है, मैं भी हूं और एक डेथ बॉडी ले लो, उसके पास भी नाक, कान, आंख, मुंह, गला सब कुछ है जो मेरे पास है, लेकिन वो डेड इसलिए है क्योंकि वो फंक्शन प्रोसीड नहीं कर रहा है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास फंक्शन और प्रोसेस प्रोसीड करने की प्रॉपर्टीज आ जाए, इट मींस वो क्या है, लाइफ है सर, वही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सर। तो व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, अब मैं आता हूं व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब मैं लाता हूं। तो सुनिए ना, ये वो मॉलिक्यूल्स है जो आगे जाकर के लाइफ प्रोड्यूस किया। ये मॉलिक्यूल्स तो सर ऑर्गेनाइज्ड हुआ ही नहीं, तो फंक्शन प्रोसेस क्या प्रोसीड करेगा, और जब फंक्शन ही नहीं है तो ये सर नॉन लिविंग है, ये आगे लिविंग नहीं है। ये वो मॉलिक्यूल्स है जो आगे जाकर के लाइफ प्रोड्यूस किया। बताइए मैंने लाइफ के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, बायो। तो वो मॉलिक्यूल्स जो लाइफ प्रोड्यूस करे सर, उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे उसे, बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे दोस्त। यानी सर देखिए, लिविंग के पास बायो मॉलिक्यूल्स है, नॉन लिविंग के पास मॉलिक्यूल्स है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और ये कंसेप्ट है। हमने बायो मॉलिक्यूल्स क्यों लिखा, ये कंसेप्ट है क्योंकि बायो वर्ड लाइफ के लिए यूज होता है सर, हम यहां पर नहीं यूज कर सकते हैं। ये रटना था क्या, ये समझना था, ये कंसेप्ट था। तो लाइफ क्या है, तो सर अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। लाइफ इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बायो मॉलिक्यूल विच परफॉर्म फंक्शन एंड प्रोसेस। ये डेफिनेशन देख लो लाइफ का, जिसको आप बायोलॉजी में पढ़ने जा रहे हो, जिसको आप एनाटॉमी में पढ़ने जा रहे हो, जिसको आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, जिसको आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे, जिसको आप आने वाले नर्सिंग के मैक्सिमम सब्जेक्ट का एक बेस के रूप में डिस्कस करोगे, वो एक्चुअली उसका डेफिनेशन क्या है। तो सर व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज लाइफ, रटना है क्या, नहीं। तो सर लाइफ इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल विच में परफॉर्म फंक्शन एंड प्रोसेस, which can perform function and process. लाइफ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल है सर, जो आगे जाकर के कोई ना कोई फंक्शन या प्रोसेस प्रोसीड करने के लिए जाना जाता है। दैट इज द लाइफ, दैट इज द बायोलॉजी, एंड यही वो चीज है जिसको आपको डिस्कस करना है, यही वो चीज है जिसको आपको पढ़ना है। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो सर ये पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज की बनी है, तो बायोमॉलिक्यूल्स की। क्या है उसमें, वेल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या है, फंक्शन। इसके अलावा पूरे बायोलॉजी में चाहे तुम नर्सिंग कर लो, चाहे एमबीबीएस कर लो, चाहे तुम पीएचडी कर लो, चाहे तुम एमएससी नर्सिंग कर लो, चाहे तुम कोई भी कोर्स कर लो, इन तीनों के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इन तीनों के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त। अभी मैं प्रूफ करूंगा उन चीजों को। इन तीनों के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने बोला ना, मैं एनाटॉमी उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, या मेरी टीम जो है वो आपको उस तरीके से सब्जेक्ट डील नहीं करेगी जिस तरीके से दूसरे लोग करते हैं। रटने वाला जो आपको माइंड में डाला गया है, 9th 10th से ही हमें डाल दिया गया कि यार रटना है, किसी तरह से रटो और पास हो जाओ। हम समझते ही नहीं है चीजों को, और जब एक बार समझ लेना तो हमेशा जीवन में क्लियर हो जाता है। हमें जोड़ घटाव एक सिंपल सा क्यों हम नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमने समझा था। रटने वाला भूल जाते हैं। हो सकता है कि आपसे मैं बोलूं कि बेटा बताओ कि जो टेबल्स होते हैं 16 18 का टेबल सुना दो, तो हो सकता है तुम भूल जाओगे।
लेकिन अगर मैं बोलूं 16 के टेबल्स को ऐड करके बता दो, जोड़ करके बता दो, तुम बता दोगे, क्योंकि जोड़ना आपने समझा था और टेबल याद किया था, रटा था, समझा नहीं था, याद करने वाला वो पॉइंट था। तो याद किया हुआ भूल सकता है इंसान, समझने वाला पॉइंट नहीं भूल सकता। सर पूरी बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, लाइफ के बारे में पढ़ना है। और लाइफ क्या कहता है कि अगर लाइफ को पढ़ना है तो आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना पड़ेगा, आपको वेल ऑर्गेनाइजेशन, आपको फंक्शन एंड प्रोसेस। अभी जस्ट मैंने क्लियर किया ना कि जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे। कहां से शुरू किए थे? तो सर बायोलॉजी से। पता चला कि सर दो वर्ड है, लिविंग और स्टडी। स्टडी का मतलब तो सर हमें पहले से ही क्लियर है। तो क्या है सर? लिविंग। अब लिविंग को जब हम समझने के लिए गए तो सर 3 नया वर्ड आ गया, इसलिए तो कहा जाता है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। आप लिविंग समझने गए थे, अब 3 नया वर्ड आ गया, बायोमॉलिक्यूल्स, वेल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन। जब आप इन तीनों वर्ड को समझ लोगे ना, इन तीनों वर्ड को अगर आप समझ लोगे तो पूरी बायोलॉजी, पूरी एनाटॉमी, पूरी फिजियोलॉजी का आपका सिलेबस खड़ा हो जाएगा। क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज द पार्ट ऑफ बायोलॉजी और बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही 3 चीज तो है सर, इससे जाता है क्या? नहीं ना। तो अब हम आते हैं, मैं आपको प्रूफ करता हूं कि कैसे बायोमॉलिक्यूल सर लाइफ प्रोड्यूस करता। मैं एक एक चीज को यहां पर आपको प्रूफ करूंगा। हवा में डेफिनेशन नहीं दिया हूं, रटा नहीं रहा हूं कि रट डालो और अगले स्लाइड में एंटर करते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपको एनाटॉमी इस लेवल का मैं आपको डील करूंगा, फिजियोलॉजी इस लेवल का डील करूंगा। इवन हमारी जितनी भी टीम है आपको उस सब्जेक्ट को उस लेवल पे डील करेगा जिस लेवल पे आपको समझना होगा, समझ में आ जाएगा। और एक बार सब्जेक्ट अगर आपने डील कर लिया, देख लिया, आपको आगे कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं। तो सर मैं अब आपको यहां पर यह क्लियर कर रहा हूं कि कैसे बायोमॉलिक्यूल्स आगे जाकर के लाइफ को प्रोड्यूस कर रहा है। और मैंने बायोमॉलिक्यूल्स क्यों वर्ड यूज किया यह भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बायो मतलब लाइफ, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स है जो लाइफ प्रोड्यूस कर रहा है। लाइफ का डेफिनेशन ही यही बताया ना कि लाइफ इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। यही बताया ना कि लाइफ क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है। तो अब हम देखते हैं ना कि सर एक बायोमॉलिक्यूल्स कैसे लाइफ बनाता है, कैसे प्लांट का फॉर्मेशन करता है, कैसे बेबीज यानी ह्यूमंस का फॉर्मेशन करता है। अब उस पॉइंट पे लेकर के आता हूं और वहीं से सिलेबस आएगा। यानी सर हम बायोमॉलिक्यूल्स से अब ये समझने जा रहे हैं कि सर बायोमॉलिक्यूल्स लाइफ कैसे बनाता है, क्योंकि हमारी टीम का ये काम है कि हर एक चीज को प्रूफ करके देना है आपको। ठीक है, तो सुनिए, बायोमॉलिक्यूल्स का मैं सिंपली आपसे एग्जांपल पूछूं कि बताइए जी एग्जांपल क्या है बायोमॉलिक्यूल्स का। आपने कभी ना कभी एग्जांपल पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि सर बायोमॉलिक्यूल्स, अगर मैं क्लास 11th की बात कर लूं तो क्लास 11th में भी यूनिट नंबर 3 में भी आपने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स। यूनिट 3 में पढ़ा होगा सेल, बायोमॉलिक्यूल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये 3 टॉपिक्स आपने पढ़ा होगा। अब वहां बायोमॉलिक्यूल्स में आपने क्या पढ़ा होगा? जो वहां पढ़ा होगा वही आप यहां पर भी पढ़ोगे, वही तो बायोमॉलिक्यूल्स है। बायोमॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा कि सर कार्बोहाइड्रेट, पढ़ा है क्या? बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि सर कार्बोहाइड्रेट इज द एग्जांपल ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बिल्कुल। सर लिपिड इज द एग्जांपल ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बिल्कुल। प्रोटीन इज द एग्जांपल ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो तीनों क्या है? फूड है जो डेली आप डाइट में लेते हो, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में लेते हो। तो सर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन ये क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल्स आपने क्या पढ़ा होगा? तो न्यूक्लिक एसिड पढ़ा होगा। और न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या जी? तो सर न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए। ये भी तो आपने बायोमॉलिक्यूल्स में ही पढ़ा है ना। मैं प्रूफ कर रहा हूं, मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि आपको बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, एनाटॉमी में पढ़ना क्या है, फिजियोलॉजी में पढ़ना क्या है, पैथोलॉजी में पढ़ना क्या है, या तो दूसरे जो आपके सब्जेक्ट हैं नर्सिंग में उसमें पढ़ना क्या है, उसका सिलेबस। और साथ ही मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि सर बायोमॉलिक्यूल्स लाइफ कैसे प्रोड्यूस किया। आपने यहां पर डेफिनेशंस क्लियर किया कि लाइफ इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी बायोमॉलिक्यूल जब वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तब जाकर के आगे वो लाइफ बनाता है। तो कैसे सर? इसको प्रूफ तो कीजिए। आपने डिफाइन कर दिया, उसको मैं कैसे यकीन करूं? तो उसी पॉइंट पे लेकर के आ रहा हूं। बायोमॉलिक्यूल्स का एग्जांपल तो आपने पढ़ा है ना, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, यही तो बायोमॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा कोई बायोमॉलिक्यूल्स है क्या?
नहीं सर, यही है बायोमॉलिक्यूल्स। अब यह कैसे लाइफ प्रोड्यूस करता है मैं अभी जस्ट क्लियर करता हूं। मान कर चलो कि सर एक मेल है, आप मान कर चलो कि सर एक मेल है और एक क्या है जी, फीमेल है। बिल्कुल, एक मेल है एक फीमेल है, हो गया। मेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड है जी, मेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड है सर, तो मेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, फीमेल के अंदर भी है डीएनए। मेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पर्म। मेल के अंदर जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट है, उस मेल गैमीट को आप क्या कहते हो, तो सर मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं। तो मेल के अंदर मेल गैमीट है और फीमेल के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट मतलब ओवम या तो एग सेल, यही ना। तो सर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हो गया। अब बताइए, चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, सर दोनों के पास क्या होगा, तो सर दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल होगा, दोनों के पास डीएनए होगा, दोनों के पास आरएनए होगा, और डीएनए आरएनए इज द एग्जांपल ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। डीएनए और आरएनए किसका एग्जांपल है, तो सर बायोमॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है ना। अब बताओ, ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज हुआ तो क्या बना, जाइगोट। क्या बना जी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट। अब जाइगोट बना यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया ह्यूमन के केस में। अब जब प्रेगनेंसी यहां पर कंसीव हो गया यानी कि कंफर्म हो गया, डॉक्टर ने बोला कि भैया डाइट दो। अब बताओ, कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई और वो भोजन नहीं खाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगी, तो क्या बेबीज का ग्रोथ होगा, नहीं होगा। तो सर इसको क्या लेना होगा, फूड। और भाई जो आप फूड डाइट में लेते हैं वो फूड एक्चुअली क्या है, तो सर वो कार्बोहाइड्रेट है, वो लिपिड है, वो प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये जाइगोट उस फूड को जब फीमेल यूज कर रही है, खा रही है, न्यूट्रिएंट्स ले रही है, तो ये जाइगोट आगे जाकर के क्या बना सर, तो सर ये आगे जाकर के एम्ब्रायो का फॉर्मेशन किया। ये एम्ब्रायो अभी भी सर फूड इनटेक जारी है, फूड लिया जा रहा है। फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स लिया जा रहा है। ये एम्ब्रायो आगे जाकर के क्या करेगा जी, तो सर फीटस का फॉर्मेशन करेगा, और फीटस मतलब चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस चाइल्ड के पास क्या होगा, लाइफ होगा। तो देखो ना, ये क्या है सर, डीएनए बायोमॉलिक्यूल्स है सर, ये फूड बायोमॉलिक्यूल्स है। इसी बायोमॉलिक्यूल्स ने ऑर्गेनाइज होकर के जाइगोट से एम्ब्रायो बना। जाइगोट से बहुत प्रोसेस चलती है, आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में भी डिस्कस करूंगा कि सर गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, ये सब सेल बनेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होगा, अलग अलग एमिनियोटिक सेल बनेंगे, बहुत अलग प्रोसेस होगी, पूरी गेस्टेशन पीरियड चलेगा। और एक छोटे से, यानी ये जो डीएनए था, ये एक सेल से मल्टीपल सेल बना और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ। लीवर, लंग्स, किडनी, हार्ट, सब कुछ तैयार किया, और तैयार करके उसके अंदर फंक्शन डाला, तब जाकर के एक लाइफ प्रोड्यूस हुआ, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये लाइफ क्या था, मैं पूछूं, ये लाइफ जो है इस बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर, ये किससे बना था, तो आप कहोगे सर ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। जितना ज्यादा अच्छी डाइट होगी बच्चा उतना स्वस्थ होगा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई वही डाइट से तो आपकी बॉडी बन रही है, और वो डाइट आपका फूड क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। बच्चे का फॉर्मेशन कहां से होगा, तो मेल एंड फीमेल गैमीट्स से होगा। सर गैमीट्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। तो मैंने जो यहां पर डेफिनेशन अभी क्लियर किया कि लाइफ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है, क्या ये कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था ना, मैं समझाया ना कि हाँ जी, बायोमॉलिक्यूल्स ही आगे जाकर के, यही बायोमॉलिक्यूल्स आगे जाकर के सर क्या प्रोड्यूस किया, तो यही आगे जाकर के क्या प्रोड्यूस किया, तो सर इसने लाइफ प्रोड्यूस किया। और बताइए, बायोलॉजी के सिलेबस में, एनाटॉमी के सिलेबस में क्या आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, पढ़ना है। क्या आपको लिपिड पढ़ना है, पढ़ना है। अरे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है ना जी, न्यूट्रिशन आपका सब्जेक्ट है ना। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स है, बायोलॉजी पूरी की पूरी बायो है सर, पूरी की पूरी बायोलॉजी है। तो न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे आने वाले टाइम पे, सर लिपिड पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, सर प्रोटीन पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, और सर न्यूक्लिक एसिड तो अभी हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक्स आपका, जेनेटिक्स भी आपका सब्जेक्ट है।
जेनेटिक्स में पूरा डीएनए आरएनए पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? मैंने क्या आपको बताया था? मैंने यही बताया था कि देखना ये 3 टर्म्स है, अभी तो मैंने एक ही टर्म्स क्लियर किया है, अभी 2 टर्म्स और बाकी हैं। मैंने क्या बताया कि इन तीनों टर्म्स से ना मैं क्लियर कर दूंगा, इन तीनों टर्म्स से मैं ये क्लियर कर दूंगा आपको कि इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका जो कोर है वो क्या है? बायोलॉजी है। नर्सिंग कीजिए, फार्मेसी कीजिए, बीएमएलटी, डीएमएलटी, एमबीबीएस, बीपीटी, जो भी कोर्सेस है बायोलॉजी से रिलेटेड, इन सब में पढ़ना तो बायोलॉजी ही है ना। और बायोलॉजी का पढ़ना मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म सर इन 3 चीजों का बना हुआ है। तो हमें इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, जिसमें मैंने एक पॉइंट आपको क्लियर किया कि सर, एक पॉइंट क्लियर किया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है। एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस करना होता है, रटना नहीं होता है। रट करके पढ़ोगे ना जी, भूल जाओगे, और अगर समझ करके पढ़ोगे ना, कभी भी नहीं भूलोगे। और अब आपको मजा आएगा, अब आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होगी कि सर आपने ये तो क्लियर कर दिया कि बायोमोलिक्यूल्स लाइफ प्रोड्यूस करता है, ये आपने क्लियर नहीं किया कि वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कैसे क्लियर करता है, कैसे लाइफ प्रोड्यूस करता है, वो भी बताऊंगा। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, फंक्शन कौन कौन से हैं, प्रोसेस कौन कौन से हैं। और जब हम इन सारी चीजों पे आ जाएंगे, आपकी पूरी एनाटॉमी की सिलेबस आपके सामने होगी और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हां सर, हमें एनाटॉमी में क्या पढ़ना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो आज जो हमारी ये जो क्लास है पार्ट 1, हम यहीं पर इसको रखते हैं। स्लाइड में मैं वापस लेकर के आऊंगा जब इन दोनों टर्म्स को आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं वापस से आपको टर्मिनोलॉजी पे लेकर के आऊंगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आप इस चैनल से बने रहिएगा। आने वाले क्लासेस में मैं आपको वेल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, तब जाकर के आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो समझिए कंप्लीट सिलेबस की आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बगैर रटे हुए। रटना नहीं पड़ेगा, पूरी सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद हम टर्मिनोलॉजी पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एंटर करेंगे। अभी तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लें। तो हमारी टीम का एक ही अप्रोच है नर्सिंग में स्टूडेंट्स को, जो एक परसेप्शन तैयार किया गया है, रटो 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 और फाइल बनाओ और पेपर दो। उस परसेप्शन से आपको बाहर निकालेंगे, ताकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और साथ ही साथ में कॉलेज यूनिवर्सिटीज लेवल के जो आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, उन एग्जामिनेशंस को आप बहुत अच्छे से डील कर सको, बगैर हेडेक लिए हुए, बगैर कोई प्रॉब्लम्स फेस किए हुए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी नर्सिंग एंड सपोर्टिंग जीडीसी नर्सिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।